चलिए हाँ, तो बाकी बातें मैंने आप लोगों को कर ही दिया है, बस यही मुझे बताना था कि आप लोग जो है ना वो अभी से तैयारी करना शुरू करें, ठीक है। अभी से शुरू से करें और एक पेशेंस के रूप में पेशेंस मत खोइएगा, ठीक है। दो तीन चीज़ें बताता हूँ, अगर आपका एम ये है ना, अगर आपका एम ये है तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से चलना शुरू करते हैं और ऐसे चलते हैं चलते हैं चलते हैं चलते चलते, इसको ये कहा जाता है चलते हैं, चलते 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 चल रहे चल रहे चल रहे चल रहे चल रहे, यहाँ पर कोई बच्चे छोड़ देते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं कुछ बच्चे छोड़ देते हैं, और कुछ बच्चे क्या करते हैं यहीं से चल रहे चल रहे चल रहे चल रहे चल रहे चल रहे, धीरे धीरे चल रहे धीरे धीरे चल रहे, लेकिन चल रहे ऐसे चलते 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 वो एक ना एक दिन धीरे 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 यहाँ पर इस पॉइंट पे पहुँच ही जाते हैं। तो आपको जो है ना आपके अंदर पेशेंस जो है वो होना बिल्कुल ज़रूरी है, तभी चीज़ें जो है ना वो हो सकती है। तो पेशेंस अपने अंदर जो है वो रखिए आप, ठीक है। ये नहीं कि जल से खून में उबाल आया, 4 दिन बहुत अच्छा पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं। चलिए अब हम टॉपिक पे बात आते हैं, अब टॉपिक पे सीधे आते हैं, ठीक है। अब सीधे किस पे आते हैं, टॉपिक पे आते हैं। मैं आप लोगों को 2 सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ, और वो 2 सब्जेक्ट कौन कौन सा है। पहला बायोलॉजी है और दूसरा केमिस्ट्री है। बायोलॉजी है और दूसरा क्या है, केमिस्ट्री है। बायोलॉजी जो है ये आप बेफिक्र होकर पढ़े। कौन क्लास के बाद करूँ गुरुजी, कौन क्लास के मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ मुकेश कुमार आपकी बात को मैं। बायोलॉजी और केमिस्ट्री, देखिए बायोलॉजी जो है एक आसान सब्जेक्ट है, और बायोलॉजी में अगर मैं बात करूँ तो अगर 9 क्वेश्चन आए हैं तो 9 में से 8 क्वेश्चन जो है वो सभी बच्चे ने किया होगा, हाँ है ना। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं उन्होंने ही किया होगा, नहीं, जिस जिस टीचर से भी आपने पढ़ा होगा सब ने आपको अच्छे ढंग से पढ़ाए होंगे, और सबके बच्चे, ठीक है, किसी भी टीचर्स के बच्चे जो है वो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा बायोलॉजी में, ठीक है। तो बायोलॉजी में कोई दिक्कत नहीं है, बायोलॉजी बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोगों का चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन केमिस्ट्री में ये देखा गया, केमिस्ट्री में थोड़ा सा पेपर जो है वो टफ बनाया गया। मैं ये देख ही रहा हूँ कि पिछले 1 आध 2 साल से जो है ना वो केमिस्ट्री का स्तर जो है वो थोड़ा सा उठा के रख रहा है, उठाया हुआ है, हाँ है ना, उठाया हुआ है। तो इस पे ही हमने जो है वो मैंने एक बहुत ही बड़ा डिसीजन ले लिया है इस पे, केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री अगर स्तर उठा ही रखा, क्यों, क्योंकि जब तक मैं कम से कम अगर साइंस में 25 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, तो 25 में से बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों को मिलाकर अगर 18 के आसपास क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि 7 8 अगर मैं मान लूँ, फिजिक्स भी आता है, हाँ है ना, फिजिक्स आता है, 7 8 क्वेश्चन आता है, कभी 7 हो जाता है कभी 8 हो जाता है, ठीक है। तो 25 में से 18 क्वेश्चन तो मेरे हाथ में है, हाँ है ना, हाँ ना भाई, 25 में से 18 क्वेश्चन तो मेरे हाथ में है, हाँ है ना। अब मैं कितना अच्छा पढ़ाऊँ कि 18 क्वेश्चंस में से मैक्सिमम कितने क्वेश्चंस जो है वो आप लोग कर पाओ। तो केमिस्ट्री का थोड़ा सा स्तर बढ़ा रखा है उन्होंने, ठीक है। इस स्तर बढ़ा रखा है इसलिए मैं काम कर रहा हूँ, केमिस्ट्री को मैं अब पूरा पूरा 12वीं 11वीं और 12वीं क्लास का पढ़ाऊंगा। 11वीं और 12वीं केमिस्ट्री जो है वो पूरी जो है वो +1 और +2 में पढ़ाऊंगा पूरा, जैसे आप लोगों को +1 +2 में पढ़ाया जाता है उसी तरीके से पढ़ाया जाएगा आप लोगों को केमिस्ट्री। और एक बात और, ये जो केमिस्ट्री पढ़ाएंगे ना वो सब एनसीईआरटी बेस्ड रहेंगे, बिल्कुल। ये सब के सब कैसा होगा, एनसीईआरटी बेस्ड होगा। और एक बात और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एनसीईआरटी बेस्ड होने के साथ साथ एनसीईआरटी, सर गुरुजम 10th क्लास में, हाँ, कैसे होगा, 10th क्लास में कोई दिक्कत नहीं है, 10th क्लास में कोई दिक्कत नहीं है, 10th क्लास वाले बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा आप पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं बताता हूँ, पूरा का पूरा जो है वो 11वीं 12वीं जो है वो क्लास का रहेगा, एनसीईआरटी रहेगा। और साथ ही साथ एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स होते हैं, एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल्स दे रखे होते हैं, हाँ है ना, जो न्यूमेरिकल्स दे रखे होते हैं, जो एग्जाम्पल्स दे रखे होते हैं, वो सब के सब जो है हम लोग करने वाले हैं। तो इस बार जो है भाई खतरनाक काम करना है, और मेरे हाथ में अगर 18 क्वेश्चन है, ठीक है, तो मैं ये कोशिश करूंगा, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मैं अपने तरीके से अपने तरफ से प्रयास करूंगा कि कम से कम 18 में से 17 क्वेश्चन तो स्टूडेंट जो है वो करके ही आए। 18 में से 17 में से तो नीचे नहीं होना चाहिए, 18 में से
17 क्वेश्चन जो है वो कम से कम जो है वो स्टूडेंट कर ही आना चाहिए। अब आते हैं मुकेश की बात पे। मुकेश कुछ कह रहे कि सर हम 10th क्लास में क्या हम पैरामेडिकल की तैयारी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो आप, पैरामेडिकल की भी कर सकते हो, PWM की भी कर सकते हो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए मुकेश कुमार, आप जो है PWM का ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, PM का अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि पैरामेडिकल का फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप ग्रेजुएशन पास होने चाहिए। हाँ है ना, ग्रेजुएशन पास होने चाहिए, ग्रेजुएशन पास क्या होने चाहिए, ठीक है। तो आप PWM की तैयारी कर सकते हो। हालांकि कोई किसी भी चीज़ को आप पढ़ोगे तो वेस्ट आपका नहीं जाएगा। इंग्लिश, हिंदी, साइंस जो भी आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ पर वो आपका वेस्ट थोड़ा जाएगा, तो आप पढ़ सकते हो। तो चलिए यही सब चीज़ें हैं, बातें जो है सब चीज़ों को ख्याल रखिएगा और ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 2-3 चीज़ें याद रखिएगा। चलिए अब सीधे मैं आऊँगा पहला टॉपिक हमारा, और वह टॉपिक है सेल। वो टॉपिक कौन सा है? सेल। तो चलिए सेल की शुरुआत करते हैं। सेल जिसे कहा जाता है कोशिका, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है कोशिका। कोशिका की शुरुआत जो है हम लोग करते हैं और देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। डेट इज कोशिका। कोशिका की शुरुआत हम लोग करने वाले हैं। हमारा बायोलॉजी का ये पहला चैप्टर है, और पहले चैप्टर की हमने जो है वो शुरुआत आज से कर दिया है। और सभी बच्चे ध्यान से चीज़ों को पढ़ेंगे, जो चीज़ें समझ में नहीं आएगी वो बार बार पूछ कर पढ़ेंगे। क्या सभी बच्चे तक, या क्या सभी बच्चों को जो है वो वीडियो प्रॉपर ढंग से दिख रहा है? हाँ या ना में जवाब देंगे। क्या सभी बच्चों को वीडियो जो है वो प्रॉपर ढंग से दिख पा रहा है? हाँ या ना में उत्तर देंगे। क्या सभी बच्चे तक वीडियो जो है वो प्रॉपर ढंग से दिख रही है? चलिए देखिए, सपना है पैरामेडिकल तो मेहनत करिए, निकलेगा, ठीक है, कोई वाली दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सेल कोशिका को स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। देखिए सेल जो है ये सबसे बेसिक यूनिट होती है। हाँ या ना, सेल क्या होती है? सबसे बेसिक यूनिट होती है। देखिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये अपवाद भी होता है, जरा पहले ध्यान से मेरी बातों को प्रॉपर ढंग से समझिएगा। जो कोशिका होता है, जितने भी पृथ्वी पे जीव जंतु उपस्थित हैं, उन सभी का निर्माण जो है वो किससे हुआ है? जितने भी जीव जंतु हमारे पृथ्वी पर उपस्थित हैं, उन सभी का निर्माण जो है वो कोशिका से हुआ है। सभी का निर्माण कहाँ से हुआ है? सेल से हुआ है। इसीलिए उन सभी का निर्माण जो है वो सेल से हुआ है। इसीलिए हम कहते हैं जीवन की सबसे जो छोटी इकाई होती है उसे कोशिका कहा जाता है। हाँ है ना, जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो सेल इज द स्मॉलेस्ट बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ। हमारे ज़िंदगी का जो सबसे छोटा यूनिट है, सबसे जो छोटा यूनिट है हमारे ज़िंदगी की, यानी कि हमारे जीव जंतु की सबसे जो छोटी यूनिट है, जो सबसे छोटी इकाई है, वो क्या है? कोशिका उसे कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? कोशिका कहा जाता है। हालांकि ये अपवाद भी है, अब हालांकि ये अपवाद है, गलत भी है। अगर मैं पूछूं आप लोगों से कि बताओ बेटा, जो वायरस है, जो वायरस है, क्या ये सेल से बना है? मैंने अभी क्या कहा आपको? मैंने कहा कि जितनी भी धरती पे जीव जंतु उपस्थित है, सबका सब जो है वो सेल से बने हैं, सब कोशिका से बने हैं। क्या वायरस जो है वो कोशिका से बना है? क्या वायरस कोशिका से बना है? क्या वायरस कोशिका से बना है? क्या कोई बच्चा उत्तर बता पाएगा? क्या वायरस जो है वो कोशिका से बना हुआ है? क्या वायरस जो है वो कोशिका से बना हुआ है?
सभी बच्चे बताइए, क्या वायरस कोशिका से बना हुआ है? तो ये चर्चा जो है वो आगे करेंगे हम भैया, ठीक है, ये चर्चा आगे करेंगे। ये अपवाद है, ये सेल थ्योरी जो है वो कोशिका के सिद्धांत का अपवाद है, हाँ है ना, इसमें बात हम लोग करेंगे। देखिए जो सेल है वो सबसे पहले जो है रॉबर्ट हुक साहब ने देखा था। रॉबर्ट हुक साहब ने जो सबसे पहले सेल देखा था, अगर पूछा जाए कि बताओ सेल जो है वो कोशिका सबसे पहले किसने देखा था, तो सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक द्वारा जो है सबसे पहले देखा गया था। कब देखा गया था? 1665 ईस्वी में सबसे पहले जो है वो देखा गया था। और देखा कहाँ गया था? क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कहाँ देखा गया था? तो सबसे पहले जो है कोशिका को कॉर्क ऑफ द ट्री, कॉर्क ऑफ द ट्री का मतलब होता है पेड़ की छाल। सबसे पहले जो कोशिका है वो पेड़ की छाल में देखा गया था। कॉर्क ऑफ द ट्री देखा गया था, कॉर्क ऑफ द ट्री में देखा गया था, पेड़ की छाल में देखा गया था। किस व्यक्ति ने देखा था? रॉबर्ट हुक साहब ने देखा था। कब देखा था? 1665 ईस्वी में देखा था। इन सभी बातों को आप लोगों को क्या करना है? याद रखना है। एक बात आप और याद रखो, रॉबर्ट हुक साहब ने 1665 ईस्वी में जो कोशिका देखा था वो कोशिका कैसा था? क्या वो डेड सेल था? क्या वो लिविंग सेल था? हाँ है ना, क्या वह डेड सेल था? हाँ बिल्कुल सही है, स्वीटी कुमारी बिल्कुल सही कह रही हैं कि जो आपका जो सेल थ्योरी है ना, जो सेल थ्योरी है, कोशिका का जो सिद्धांत है ना, उस सिद्धांत को वायरस फॉलो नहीं करता है। उस सिद्धांत को वायरस क्या करता है? फॉलो नहीं करता है, हाँ है ना। तो इस बातों को आप लोगों को याद रखना है। आगे मैं सभी टॉपिक पे डिस्कस करूंगा, ठीक है। हालांकि हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। देखिए कोशिका सिद्धांत को, कोशिका सिद्धांत कह रहा हूँ, कोशिका को सबसे पहले रॉबर्ट हुक साहब ने खोजा है। कहाँ खोजा था? कॉर्क ऑफ द ट्री में खोजा था, पेड़ की छाल जिसे कहा जाता है वहाँ खोजा था। इसके अलावा जो है जिस कोशिका को रॉबर्ट हुक साहब ने खोजा था ना, वो डेड सेल था। वो एक्चुअली में वो मृत कोशिका थी। कैसा कोशिका था? वो एक्चुअली में मृत कोशिका था, वो एक्चुअली में डेड सेल था। आप कहोगे हाँ जी सर, इतनी बातें तो हम लोगों का क्लियर हो चुका है। लेकिन अगर डेड सेल को रॉबर्ट हुक साहब ने खोजा है, डेड सेल को रॉबर्ट हुक साहब ने खोजा है, तो लिविंग सेल को किसने खोजा था? लिविंग सेल यानी कि जो जीवित कोशिका होता है, लिविंग सेल का मतलब होता है ना, ये छोटी छोटी बातें होती हैं, इन सभी का हिंदी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसलिए पैरामेडिकल में इंग्लिश के क्वेश्चन थोड़े से लेवल वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप पैरामेडिकल क्लियर करके जाओगे तो आपको जो है जितने भी वहाँ पर आपको इक्विपमेंट्स दिए जाएंगे, जितने भी मेडिसिन होंगे, वो सब का सब जो नाम होगा वो इंग्लिश में होगा। तो आप जो है, आपको जो है वो इंग्लिश की नॉलेज जो है वो होनी चाहिए। आपको इंग्लिश में कम्युनिकेट करना आना चाहिए, आपको इंग्लिश की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आप वहाँ पर जाके जो है वो सर्वाइव अच्छे तरीके से कर सके, ठीक है, आपको किसी तरीके की दिक्कत ना हो। लेकिन कई मूर्ख बालक क्या करते हैं, कई मूर्ख बालक क्या करते हैं, इंग्लिश को बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। इंग्लिश को नहीं पढ़ोगे तो पैरामेडिकल क्लियर करके जब हॉस्पिटल में जाओगे, वहाँ पर पढ़ोगे और साथ साथ में ड्यूटी करोगे भाई, तो इंग्लिश अगर नहीं आई होगी तो आपको फॉर एग्जांपल किसी मेडिसिन का नाम ही पढ़ना है या किसी इक्विपमेंट का नाम ही देखना है, ठीक है, तो आप कैसे कर पाओगे? इसलिए इंग्लिश आपकी मजबूत होनी चाहिए। इंग्लिश में जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो आप लोगों का क्या होना चाहिए? अच्छा पकड़ होना चाहिए। समझ में आ रही बात? अच्छा क्या होना चाहिए? पकड़ होना चाहिए। तो इन सभी बातों को जो है आप लोग ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा, तब जाके चीज़ें बेहतर कर पाओगे आप अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। इंग्लिश को अवॉइड नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है बिहार बोर्ड वाले बच्चे क्या करते हैं, अरे भैया 10th में इंग्लिश तो पढ़े नहीं है, ऐसे ही पास हो गए, +2 में भी इंग्लिश नहीं पढ़े, ऐसे पास हो गए। इसीलिए तो उनकी इंग्लिश कमज़ोर रहती है, क्योंकि पढ़ते नहीं है, पढ़ना चाहते नहीं है। तो इंग्लिश आप पढ़िए, तब जाके चीज़ें बेहतर हो पाएंगी। और पैरामेडिकल को निकालने का सबसे मूल मतलब कि जो मेन मंत्र है ना, जो मेन मंत्र है वो क्या है? इंग्लिश, हिंदी और मैथ, 3 सब्जेक्ट पे कमांड करो, पैरामेडिकल फॉलो। अब आते हैं आगे। हाँ, लिविंग सेल के बारे में बात कर रहे थे, जीवित कोशिका के बारे में बात कर रहे थे। तो जीवित कोशिका यानी कि लिविंग सेल को सबसे पहले किस व्यक्ति ने खोजा था? तो एंटोनी वॉन ल्यूनहॉक ने खोजा था। एंटोनी वैन ल्यूनहॉक ने, इनके द्वारा जो है वो जीवित कोशिका को खोजा गया था। अगर मैं जीवित कोशिका के बारे में बात करूं या बैक्टीरिया के बारे में बात करूं, दोनों का मतलब एक ही है। एंटोनी वॉन ल्यूनहॉक साहब ने जीवित कोशिका का भी खोज किया था और बैक्टीरिया का भी खोज किया था। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा। अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि जो कोशिका होता है, कोशिका क्या होता है? कोशिका क्या होता है? जितने भी जीव जंतु होते हैं, जितने भी पृथ्वी पे जीव जंतु उपस्थित हैं,
सब कोशिका से बने होते हैं, इसलिए सेल को जो है वो सबसे छोटी इकाई कहा जाता है, कोशिका को जीवन की जो है वो सबसे छोटी इकाई कहा जाता है, या जीवन की सबसे मूलभूत इकाई जो है वो कोशिका कहा जाता है। बेसिकली कोशिका जो है वो सबसे पहले कोशिका को किसने खोजा था, तो रॉबर्ट हुक साहब ने खोजा था। कब खोजा था? 1665 में खोजा था। जिस कोशिका को रॉबर्ट हुक साहब ने खोजा था वो कैसा कोशिका था? वो डेड सेल था, मृत कोशिका था। ठीक है। अब जीवित कोशिका को किसने खोजा है? तो जीवित कोशिका को एंटोनी वॉन लेeuwenhoek साहब द्वारा खोजा गया था। ठीक है, यहाँ तक चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब थोड़े बहुत हम फैक्ट पे डिस्कस करते हैं, फैक्चुअल नॉलेज जो है वो देखते हैं, ग्रहण करते हैं। देखिए, अगर मैं पूछूं आप लोगों को कि लार्जेस्ट सेल कौन सा है, लार्जेस्ट का मतलब समझते हो, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में फर्क होता है। ठीक है, इन सभी बातों पे आप लोगों को जो है वो ध्यान होना चाहिए। वीडियो ठीक से नहीं दिख रहा है? नहीं, वीडियो ठीक से दिख रहा है, थोड़ा सा क्वालिटी को इंक्रीज कर लें। देखिए, अगर मैं बात करूं लार्जेस्ट सेल के बारे में, सबसे बड़ी कोशिका के बारे में बात करूं, तो शुतुरमुर्ग का आपने अंडा देखा है, ऑस्ट्रिच एग जिसे कहा जाता है, ऑस्ट्रिच एग जिसे कहा जाता है वो देखा है आपने। तो ऑस्ट्रिच एग जो है ये सबसे क्या है, सबसे बड़ा सेल होता है। हालांकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये चीज़ें नहीं आ सकती है एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में थोड़ा सा फैक्चुअल का वेटेज जो है ना वो घटा दिया, फैक्ट नहीं पूछता है अब। अब बात करेंगे स्मॉलेस्ट सेल। तो स्मॉलेस्ट सेल क्या है, स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? तो स्मॉलेस्ट सेल जो होता है ये माइकोप्लाज्मा होता है। ये कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ तक आपने क्या क्या देखा कि लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच है, शुतुरमुर्ग का अंडा है। स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? माइकोप्लाज्मा है। अब मैं बात करूँ लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर का सबसे, ये ओवरऑल है भाई, इस बात को याद रखिएगा, लार्जेस्ट सेल और स्मॉलेस्ट सेल ओवरऑल है। यहाँ पर कैटेगराइज नहीं किया गया ह्यूमन में या किसी अदर जीव जंतु में, सबके बारे में पूछा गया है कि बताओ सब में सबसे बड़ा सेल ऑस्ट्रिच एग, सब में सबसे छोटा सेल आप कहोगे माइकोप्लाज्मा। ठीक है, आप कहोगे हाँ जी सर ये बात बिल्कुल सही है। अब लेकिन यहाँ पर एक पार्टिकुलर के बारे में बात किया गया है कि आवर बॉडी, हमारे शरीर का सबसे बड़ा सेल कौन सा है, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर का सबसे जो लंबा कोशिका है, लॉन्गेस्ट सेल है वो कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए, डेट इज न्यूरॉन, जिसे तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। इन सभी के बारे में मैं ब्रेन में डिस्कस करूंगा, व्हाट इज न्यूरॉन, व्हाट इज तंत्रिका कोशिका। ठीक है, आप लोगों को बस क्या करना है, भी पढ़ते रहना है। ठीक है, आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। लार्जेस्ट सेल ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी, हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है ना ये एग सेल होता है, जिसे अंड कोशिका कहा जाता है। समझ में आ रही बात, जिसे क्या कहा जाता है? अंड कोशिका कहा जाता है। ये जो है वो फीमेल में पाया जाता है। एग सेल कहाँ पाया जाता है? फीमेल में पाया जाता है। इन सभी के बारे में मैं डिस्कस करूंगा कहाँ पर, रिप्रोडक्शन टॉपिक में, व्हाट इज एग सेल, व्हाट इज स्पर्म। ठीक है, इन सभी के बारे में बहुत ही विस्तृत चर्चा करेंगे हम लोग रिप्रोडक्शन टॉपिक में। ठीक है, अब बात करते हैं स्मॉलेस्ट सेल ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी। स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? स्पर्म। स्पर्म कैसा है? ये स्मॉलेस्ट सेल होता है हमारे बॉडी का, और ये स्पर्म जो है डेट इज, जिसे कहा जाता है हिंदी में शुक्राणु। ये किसका भाग है? यह जो है यह मेल में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? मेल में पाया जाता है। आप लोग, पता होगा आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर सभी चीज़ें जो है वो क्लास में ही याद होनी चाहिए। चलो ओवरऑल बात करते हैं। ओवरऑल जो है सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? ओवरऑल सबसे बड़ी कोशिका, लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है? ऑस्ट्रिच एग। सबसे छोटा कोशिका कौन सा होता है? माइकोप्लाज्मा। अगर बात करें तो हमारे शरीर में सबसे लंबा कोशिका कौन सा है? न्यूरॉन सेल। हमारे शरीर में सबसे बड़ा कोशिका कौन सा है? एग सेल, अंड कोशिका। हमारे शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? स्पर्म, शुक्राणु। तो चीजें जो है ना आप लोगों को याद होनी चाहिए। मेरी क्लास जो है टेस्टिस में बहुत अच्छा, टेस्टिस से ही बनती है स्पर्म, बहुत बढ़िया। मेरी क्लासेस जो है वो सुबह में जो है वो 8 बजे से चलेंगी। ठीक है, सुबह में कितने बजे से चलेंगी? सुबह में जो है वो 8 बजे से क्लासेस चलेंगी। क्या किसी बच्चों को यहाँ तक कोई दिक्कत है, परेशानी है, प्रॉब्लम है? नहीं। क्लासेस में चीज़ों को जो है आप लोगों को क्या करना है, याद करते हुए चलना है। चलिए, अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं आगे
यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है तो फटाफट से एक बार कमेंट करके बताएंगे कि सर थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, या जो भी है फटाफट से बताइए क्या किसी बच्चों को दिक्कत। सही है, सही है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं, कोशिका के बारे में चलते हैं। ठीक है, कोशिका के बारे में चलते हैं। अब देखिए, अभी तक मैंने आप लोगों को जो जो पढ़ाया सभी बच्चों को याद होगा, सभी बच्चों को पता होगा। देखिए सभी चीज़ें जो है ना आपके दिमाग में जो है वो फिट होने जो है वो हो जाना चाहिए। समझ में आ रही है बात, हो जाना चाहिए आप लोगों को फिट। अब बात करते हैं कोशिका को हम कैटेगराइज करेंगे। कोशिका को कैटेगराइज करने का मतलब है कि कोशिका को अब क्या करेंगे, बांटेंगे। कि कहने का मतलब फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि अपने शरीर में बात करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा शरीर है तो मेरे शरीर में किस प्रकार का कोशिका है, हाँ है ना। अगर मैं बात करता हूँ अमीबा का, तो अमीबा के शरीर में कैसा कोशिका है ना। तो ये सभी जो है ना थोड़े थोड़े डिफरेंस है, ये चीज़ आप समझते रहो। ठीक है, देखिए कोशिका को दो भाग में बांटेंगे, एक को कहा जाता है प्रोकार्योटिक सेल, दूसरे को कहा जाता है यूकार्योटिक सेल। प्रोकार्योटिक जिसे प्रतिकेंद्रीय कोशिका कहा जाता है, और यूकार्योटिक सेल यानी कि सुकेंद्रीय कोशिका कहा जाता है, हाँ है ना। कोशिका को दो भाग में बांटेंगे, एक को कहा जाता है प्रोकार्योटिक सेल, दूसरे को कहा जाता है यूकार्योटिक सेल। प्रोकार्योटिक सेल का मतलब होता है प्रतिकेंद्रीय कोशिका, और यूकार्योटिक का मतलब होता है सुकेंद्रीय कोशिका। ठीक है, इसको हम विभाजित क्यों करते हैं, देखो कहने का मतलब है कि अगर हमने सेल को विभाजित किया है, अगर हमने सेल को विभाजित किया है, अगर हमने सेल को डिवाइड किया है दो भाग में, प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक में, तो डिवाइड करना क्यों पड़ता है चीज़ों को। डिवाइड हम लोग तभी तो पढ़ते हैं जब चीज़ें में डिफरेंस होता है, हाँ है ना। फॉर एग्जाम्पल एक डेली एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो आपके घर में भी बहुत सारे लोग होंगे, हाँ है ना। फॉर एग्जाम्पल दो भाई है, ठीक है, शुरू से दोनों भाई जो है वो एक साथ रह रहे हैं, शादी होने के बाद जो है वो क्या होता है, शादी होने के बाद क्या होता है, शादी होने के बाद दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब वो एक साथ रहते थे बचपन में तो उनके जो मन है वो कहीं ना कहीं एक समान होंगे, है नहीं। उनकी जो आंतरिक होगी या जो मन होगा, जो सोचने की शक्ति होगी, या जो आपस में वो चीज़ें उनकी जो भावनाएं अटैच होगी वो एक जैसा होगा। लेकिन जैसे ही शादी होता है ना, ठीक है, उनका जो बिहेवियर होता है अपने प्रति वो चेंज हो जाता है ना। उसी तरीके से अगर कोई भी चीज़ अगर अलग अलग किया जा रहा है, किसी भी चीज़ को अलग अलग किया जा रहा है, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस है, उसमें कुछ ना कुछ क्या है, डिफरेंस है। तो जो प्रोकार्योटिक सेल होता है जिसे प्रतिकेंद्रीय कोशिका कहा जाता है, इसकी थोड़ी बहुत चीज़ें हम लोग जानते हैं कि एक्चुअली में है क्या। ऐसी कोशिका जिनमें प्राथमिक अवस्था में केंद्रक पाया जाए या अविकसित केंद्रक पाया जाए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इस पे बात करेंगे पहले। आगे यूकार्योटिक सेल क्या है, वे सारी कोशिका जिसमें वास्तविक केंद्रक पाया जाए वो क्या होता है, वो यूकार्योटिक सेल होता है। अब मेरी बातों को जरा ध्यान से समझिएगा, ये कोशिका हो गया, ये क्या हो गया, ये कोशिका हो गया, ये क्या हो गया, ये कोशिका हो गया। देखिए आपको पता है कोशिका में जो है वो क्या पाया जाता है, कोशिका में एक न्यूक्लियस नामक आपने चीज सुना होगा, बचपन में आप पढ़ रहे हो। जो कोशिका टॉपिक है, जो सेल टॉपिक है ना, ये 9th क्लास का टॉपिक है भाई, इस बात को याद रखिएगा। हालांकि आगे जाकर पढ़ना है, लेकिन 9th क्लास में आप लोगों ने कोशिका के बारे में पढ़ा होगा। जो कोशिका होता है, कोशिका के मिडल भाग में उपस्थित होता है न्यूक्लियस, जिसे हम कहा जाता है केंद्रक। न्यूक्लियस जिसे क्या कहा जाता है, जिसे हम कहते हैं केंद्रक, हाँ है ना, जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम केंद्रक कहते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है, जो प्रोकार्योटिक सेल होता है ना, जो प्रोकार्योटिक सेल होता है उसमें क्या होता है, जो केंद्रक होता है ना, जो केंद्रक होता है ना, वो कैसा होता है, अविकसित अवस्था में उपस्थित होता है। मेरी बातों पर जरा गौर करिएगा, प्रोकार्योटिक यानी प्रतिकेंद्रीय कोशिका में न्यूक्लियस जो उपस्थित होता है कोशिका में, वो कैसा होता है, वो अविकसित अवस्था में होता है, हाँ है ना। वो कैसा होता है, वो अविकसित अवस्था में होता है, यानी कि उसका विकास नहीं हुआ होता है। वो कैसा होता है, अविकसित अवस्था में होता है। अविकसित अवस्था का मतलब क्या है, अविकसित अवस्था का मतलब है कि जो आपका केंद्रक होता है वो ऐसे ही उपस्थित होता है, ऐसे ही, यानी कि उसके आसपास किसी भी प्रकार का कोई भी मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर उपस्थित नहीं होता है।
मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर उपस्थित नहीं होता है। दोबारा चीजों को समझो, दोबारा चीजों को समझो। अगर ये अगर आपका कोशिका है तो कोशिका के बीच में जो है इस तरीके से आपका न्यूक्लियस उपस्थित होता है, इस तरीके से आपका केंद्रक उपस्थित होता है। तो जो प्रोकार्योटिक सेल होता है ना, प्रोकार्योटिक जो सेल होता है उसके न्यूक्लियस के पास किसी भी प्रकार का कोई भी झिल्ली नुमा संरचना यानी कि कोई भी मेम्ब्रेन उपस्थित नहीं है, यानी कि वो मेम्ब्रेन में नहीं उपस्थित है, वो ऐसे ही जो है वो खिल रहा है, ऐसे ही खिल रहा है। समझ में आ रही बात? अगर मैं एग्जाम्पल्स के तौर पर एग्जाम्पल देखूं तो एग्जाम्पल क्या क्या है? बैक्टीरिया है, इनके बैक्टीरिया जो है इसका एग्जाम्पल है प्रोकार्योटिक सेल है। तो बैक्टीरिया अगर प्रोकार्योटिक का एग्जाम्पल है तो जरूर बैक्टीरिया का जो न्यूक्लियस होगा, हाँ है ना, बैक्टीरिया का जो न्यूक्लियस होगा वो डेवलप्ड नहीं होगा, अविकसित होगा, हाँ है ना, यही बात कह रहा है ना कि विकसित नहीं होगा, अविकसित होगा। यानी कि जो बैक्टीरिया का न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के पास भी अपना मेम्ब्रेन नहीं होगा, अपने झिल्ली नहीं होगा, वो ऐसे ही पड़ा होगा जमीन पे न्यूक्लियस, ऐसे ही बिना झिल्ली का। यही तो बात है। आप कहोगे हाँ जी सर, आर्की यही इसका एग्जाम्पल है प्रोकार्योटिक का, इसमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित नहीं होता है। यही बात तो मैं आपको कह रहा हूं कि जो प्रोकार्योटिक सेल होता है इसमें केंद्रक झिल्ली जो है उपस्थित नहीं होता है, न्यूक्लियस जो है वो ऐसे ही ऐसे उपस्थित होता है, ऐसे एकदम। ठीक है, अब आते हैं हम यूकारियोटिक। तो यूकारियोटिक यानी कि सुकेंद्रीय कोशिका, वे सारी कोशिका जिसमें वास्तविक केंद्रक पाया जाता है, वे सारी कोशिका जिसमें वास्तविक केंद्रक पाया जाता है। एक बात और याद रखिएगा, ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है और ट्रू न्यूक्लियस होता क्या एक्चुअली में। ट्रू न्यूक्लियस, इस चीज को समझिए। ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस का मतलब होता है वास्तविक केंद्रक। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? वास्तविक केंद्रक। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब होता है वास्तविक केंद्रक। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? वास्तविक केंद्रक। हम कैसे न्यूक्लियस को वास्तविक न्यूक्लियस कहेंगे? हाँ है ना, आपके मन में भी आया होगा कि सर एक बात बताओ, वास्तविक न्यूक्लियस कहेंगे किसको? तो भैया वास्तविक न्यूक्लियस यानी कि ट्रू न्यूक्लियस, वैसे न्यूक्लियस, वैसे केंद्रक को कहेंगे, वैसे केंद्रक को कहेंगे, वैसे न्यूक्लियस को कहेंगे जिसके 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 कोशिका में जो न्यूक्लियस है ना, जिसके न्यूक्लियस है, जिसके कोशिका में न्यूक्लियस जो है यह मेम्ब्रेन में बंद है, हाँ है ना। यानी कि अगर मैं बात करूँ प्रोकार्योटिक कोशिका में बैक्टीरिया का, तो बैक्टीरिया का जो सेल है, इसके सेल में जो न्यूक्लियस है ना वो कैसा है? वो न्यूक्लियस जो है यह मेम्ब्रेन में बंद नहीं है, हाँ है ना, यही बात है ना, ये मेम्ब्रेन में बंद नहीं है। इसका ये मतलब है कि वो झिल्ली में बंद नहीं है, झिल्ली में बंद नहीं है तो इसे हम क्या कहेंगे कि इसके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, वास्तविक केंद्रक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पास जो है न्यूक्लियस को कवर करने के लिए मेम्ब्रेन ही नहीं है, झिल्ली ही नहीं है। तो जिसके पास झिल्ली उपस्थित नहीं होता है उसे कहते हैं कि वह ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, हाँ है ना। लेकिन अगर मैं बात करूँ यूकार्योटिक सेल पे, अगर मैं बात करूँ यूकार्योटिक सेल पे, तो जो यूकार्योटिक यानी कि सुकेंद्रीय जो कोशिका होता है इसके पास क्या है? वास्तविक केंद्रक पाया जाता है। इसमें क्या होता है? वास्तविक केंद्रक पाया जाता है। वास्तविक केंद्रक का मतलब क्या है कि कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस है, कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस है, कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस है ना, वो पार्टिकुलर न्यूक्लियस एक झिल्ली में बंद है, हाँ है ना, एक झिल्ली में बंद है। यानी कि न्यूक्लियस के पास कैसा है? अपना झिल्ली है। समझ में आ रही बात? तो अपना झिल्ली है, इसलिए से क्या कहेंगे? वास्तविक केंद्रक कहेंगे। जैसे ह्यूमन, अगर अपने बारे में बात करें, हम और आपके बारे में बात करें, तो आप कैसे हो? आपके अंदर जो सेल है, आपके अंदर जो कोशिका है, वह कैसा कोशिका है? वो प्रोकार्योटिक है या यूकार्योटिक है? प्रतिकेंद्रीय है या सुकेंद्रीय है? तो आप कहोगे कि सर हमारा जो कोशिका है वो यूकार्योटिक है, हाँ है ना, हमारा जो कोशिका है वो कैसा है? यूकार्योटिक है। जो प्लांट्स होते हैं उनमें भी यूकार्योटिक सेल होता है, जो फंगस होते हैं उनमें भी यूकार्योटिक सेल होता है। ठीक है, इसमें जो है वो केंद्रक झिल्ली उपस्थित होता है, हाँ है ना, इसमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित होता है। इसलिए यूकार्योटिक सेल को क्या कहा जाएगा? सुकेंद्रीय कोशिका, वास्तविक केंद्रक इसमें पाया जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ, कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ, जो भी अभी तक मैंने आप लोगों को समझाया, क्या आप सभी बच्चों तक समझ लगा है? हाँ या ना में जवाब देंगे। बताइए सभी बच्चे,
क्या जो भी अभी तक मैंने समझाया आप लोगों को, क्या सभी बच्चों को समझ लगा है? हाँ या ना में उत्तर दें। कमेंट आप लोगों का रुक गया है, क्यों भाई? बताइए। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या समझ लगा है आप सभी बच्चों तक? हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। देखिए कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ, जरा बताइएगा। कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोग मुझे बताइएगा। बताइए, क्या ह्यूमन के पास ट्रू सोल्यूशन, ट्रू न्यूक्लियस उपस्थित होता है? क्या ह्यूमन के पास, यानी कि मानव के पास वास्तविक केंद्रक उपस्थित होता है या नहीं? क्या ह्यूमन के पास, मानव के पास क्या ट्रू न्यूक्लियस, वास्तविक केंद्रक उपस्थित होता है या नहीं? बिल्कुल करवाएंगे। अरे वास्त आपको ऑब्जेक्टिव तो इतना करवा देंगे कि आप लोग तंग आ जाओगे। टेंशन क्यों ले रहे हो? ठीक है, 3,500 ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। और कुछ 3,500 के आसपास बायोलॉजी से सिर्फ ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। कितने कितने? 3,500। बिल्कुल सही सुना है, कितना? 3,500। ठीक है, 3,500 के आसपास करवा देंगे आपको। ठीक है, जो सुनने में लोगों की दिमाग खराब हो जाती है, उतने उतने क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगा, घबराओ ना। यस, पाया जाता है, तो बिल्कुल सही बात है कि जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस में वास्तविक केंद्रक यानी कि ट्रू न्यूक्लियस जो है उपस्थित होता है। ठीक है, इतनी चीज़ें आप लोगों को याद हो गई होंगी। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ सभी बच्चों को समझ आ चुका होगा। अगर सभी बच्चों को समझ आता है, या जो भी बच्चे रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देखते हैं, वे सभी के सभी बच्चे जो है ना, वो कमेंट में अपना जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू जरूर रखा करो कि जी सर क्लास जो है वो अच्छा था, या क्लास किस तरीके से, या अपना जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना कि सर अगर ऐसे पढ़ाते तो ज़्यादा अच्छा होता, ऐसे करते तो ज़्यादा अच्छा होता। ठीक है, तो आप कमेंट में लिखकर मुझे बता सकते हो। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। सभी बच्चे खुश रहें, स्वस्थ रहें।